हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी साहित्य सेमेस्टर 3 में जो भी हमारे साथी हैं, उनका प्रश्न पत्र है 301 आधुनिक हिंदी काव्य। तो उसमें हमारी इकाई 3 में जो रघुवीर सहाय कवि हैं हमारे पाठ्यक्रम में, तो उनकी जो कृति लगी हुई है आत्महत्या के विरुद्ध, जिसमें से कुछ कविताएँ यानी 5 कविताएँ हमारे पाठ में संकलित हैं हमारे सिलेबस में। तो आज हम उन्हीं की इस वीडियो लेक्चर में व्याख्या पर बात करेंगे, ठीक है? और साथ ही कविताओं का प्रतिपाद्य क्या है और व्याख्या, इन दोनों प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे कविताओं से जुड़े। रघुवीर सहाय के बारे में जो आत्महत्या के विरुद्ध की भूमिका है और रघुवीर सहाय के बारे में जो जानकारी है, वह मैंने एक वीडियो में कवर की हुई है, तो आप वो वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही एक वीडियो में मैंने रघुवीर सहाय से संबंधित जो पीवाईक्यू के आधार पर जो प्रश्न आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो वहाँ पर रघुवीर सहाय से जुड़े हुए प्रश्नों को मैंने हल किया है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उनका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर भी आप उन वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपका रघुवीर सहाय से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित कविता हैं उनकी। दोस्तों एक बात बताऊं मैं, रघुवीर सहाय की जो कविताएं हैं उनको समझने के लिए सबसे पहले हमें जो रघुवीर सहाय की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है वो समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक वैचारिक पृष्ठभूमि नहीं समझ आएगी तब तक आपको इन कविताओं की व्याख्या भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, रघुवीर सहाय को पढ़ते हुए आपको उनकी जो समय है उसको ध्यान रखना होगा। रघुवीर सहाय का समय 1960 के दशक का है, 1960-70 का दशक है। उस समय रघुवीर सहाय कविता में अपना पदार्पण करते हैं। वैसे तो उनका 1951 में दूसरे सप्तक में ही वो कविता में आ जाते हैं, लेकिन उनकी जो कृति आत्महत्या के विरुद्ध है, उसमें जो कविताएँ संकलित हैं, उन कविताओं का समय जो रचना काल है, वो 1960 से लेकर 1970 के आसपास का समय है। तो वह समय इंदिरा गांधी के शासनकाल का था, सत्ता निरंकुश हो गई थी। सत्ता ने जो इंदिरा गांधी है उसने उन्होंने आपातकालीन लगा दिया था, और उस आपातकालीन में जो लोकतंत्र की स्थिति थी, वो लोग जो भी लोकतंत्र के जो विपक्ष में लोग थे, उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, उन पर जो यातनाएँ की जा रही थी, उसी का इनमें जो उनकी कविताएँ हैं, उनमें उन्हीं का चित्रण मिलेगा आपको, ठीक है? साथ ही जो जनता है, जनता के जो विशेष अधिकार छीने जा रहे हैं, जनता को जो सेवाएँ आवंटित की जा रही हैं, उनका उन तक पहुँचना मुश्किल हो रहा है, उनको बीच में जो लोग हैं, वह उनमें नहीं पहुँचने दे रहे हैं, ये भी बातें इनकी कविताओं में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसे इन रघुवीर सहाय की कविताओं को समझने के लिए आपको यही वैचारिक पृष्ठभूमि लेकर चलनी है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहली जो कविता है उनकी, वह है नेता क्षमा करें। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले इस कविता का शीर्षक देखिए कि इस कविता में उन्होंने किस बात की चर्चा की है। तो संदर्भ तो हमारा, संदर्भ देख लीजिए सबसे पहले कि संदर्भ है हमारा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां नई कविता व दूसरा सप्तक काव्य आंदोलनों के प्रमुख कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित हैं, जो रघुवीर सहाय की प्रसिद्ध काव्य कृति आत्महत्या के विरुद्ध में नेता क्षमा करें नामक शीर्षक से संकलित हैं। ठीक है, तो इसका कविता का शीर्षक देखिए कि प्रस्तुत कविता में रघुवीर सहाय जी ने साहित्यकार की स्थिति को स्पष्ट करते हुए प्रारंभ में ही सभी प्रबुद्ध शिक्षित वर्ग और रचनाकारों की ओर से नेताओं से क्षमा मांग ली है। ठीक है, अब कविता पर आइए। तो सबसे पहले अगर हम दोस्तों जो नेता क्षमा करें कविता का जो शीर्षक है, नाम है, उसके अगर हम बात करें कि रघुवीर सहाय ने जो नेता क्षमा करें जो कविता का शीर्षक लिया है, उसमें वो नेता से क्षमा मांग रहे हैं, तो किस बात की क्षमा मांग रहे हैं, यानी कौन सी ऐसी बात है जिससे वो नेता से पहले ही नेता लोगों से क्षमा मांग रहे हैं। तो नेता लोगों से वो इस बात की क्षमा मांग रहे हैं कि समाज में उन्होंने तीन जो वर्ग हैं उनकी स्थितियों को दिखाया है रघुवीर सहाय ने। एक वर्ग है जो सत्ता में है, जो शासन में लोग हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनकी बात की है उन्होंने। एक फिर जो दूसरा वर्ग है, वह शिक्षित लोगों का वर्ग है, जो साहित्यकारों का वर्ग है, जो विद्वान लोगों का वर्ग है, ठीक है? और एक जो तीसरे वर्ग में वह आती है जनता, यानी जो जनता के लोग हैं, यानी जिन्हें अपने जो अधिकार हैं वह पता नहीं है। इन्हीं लोगों की आवाज़ उठाने के लिए ये जो साहित्यकार हैं, विद्वान जन हैं, ये इन्हीं लोगों की आवाज़ उठाने के लिए वो बात करते हैं, ठीक है? तो वो इसी बात से क्षमा माँगते हैं नेताओं से कि नेता लोग हमें क्षमा करें,
हमें आपसे वैसे कोई मतलब नहीं है, आपकी एक अलग दुनिया है, आपकी शासन सत्ता की दुनिया है। हमारा पढ़ने-लिखने का काम है, पढ़ने-पढ़ाने का काम है, हम शिक्षित लोग हैं और हम सिर्फ़ इन जो जनता की जो बातें हैं, वही आप तक पहुँचाने की बात करते हैं, ठीक है? तो देखिए इस कविता में जो रघुवीर साहब हैं, उन्होंने नेताओं के साथ-साथ जो जनता और अपने बीच जो संबंध है, उसको भी दर्शाया है, ठीक है? तो देखिए कि लोगों, मेरे देश को लोगों और उनके नेताओं, यानी सबसे पहले जो रघुवीर साहब वो संबोधित कर रहे हैं, लोगों यानी जनताओं को कि जनता के लोगों, मेरे देश के लोगों यानी जो मेरे देश के लोग हैं वो और उनके नेताओं और साथ में उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके नेताओं, मैं सिर्फ़ एक कवि हूँ। यानी वो अपनी स्थिति सिर्फ़ इतनी बता रहे हैं कि मैं सिर्फ़ एक कवि हूँ, ठीक है? आगे है कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, न उसके साथ खाने के लिए गम। यानी रघुवीर साहब वो जनता से कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसे अधिकार नहीं है या मैं उस शासन में सत्ता का हिस्सा नहीं हूँ कि जिससे मैं आपको रोटी दे सकूँ। या रोटी से मतलब है कि मैं आपको जो योजनाएँ हैं, जो आपकी समस्याएँ हैं, उनको मैं सिर्फ़ देख सकता हूँ, उनका मैं समाधान बता सकता हूँ, लेकिन मैं समाधान कर नहीं सकता। मैं सिर्फ़ समाधान बता सकता हूँ। जो जनता के प्रतिनिधि हैं, नेता लोग हैं, सत्ता है, उसके समक्ष में आपकी समस्याओं को रख सकता हूँ। मेरा सिर्फ़ इतना काम है, लेकिन मैं उन्हें हल नहीं कर सकता, क्योंकि वो शक्ति मेरे पास नहीं है। तो न उसके साथ खाने के लिए गम, न तो मैं तुम्हें रोटी दे सकता हूँ और न ही मैं आपकी जो दिलासाएँ हैं, आपकी जो संवेदनाएँ हैं, न मैं उनको हर सकता हूँ, ठीक है? न मैं मिटा सकता हूँ ईश्वर के विषय में तुम्हारा संभ्रम। यानी और फिर वो बात करते हैं कि जो जनता है, जो लोग हैं, वो ईश्वर के साथ जो आपके जो विचार हैं, ईश्वर में आपकी जो आस्था है, वह भ्रम में आपके नहीं तोड़ना चाहता और ना ही मैं उन्हें तोड़ने का मुझे कोई अधिकार है। वो आपकी आस्था है, तो कुछ चमत्कार होगा, कुछ ये होगा, तो आप वैसी आस्थाएँ रख सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों में श्रेष्ठ लोगों मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। यानी वो साथ कह रहे हैं कि मैं आपके साथ खुलकर नहीं आ सकता और मैं सिर्फ़ आपकी आवाज़ ही उठा सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए कि यानी कि आप ही सोचें कि जो कवि नहीं है कि लोग सब एक तरफ और मैं एक तरफ और मैं कहूँ कि तुम सब मेरे हो, पूछिए मैं कौन हूँ? यानी फिर वो जनता से कह रहे हैं कि आप एक बात खुद ही सोचिए कि एक तो मैं कवि हूँ, ठीक है? मैं एक साहित्यकार हूँ। न तो मैं आपके साथ हूँ, ना तो मैं जनता के साथ हूँ और ना ही मैं जो सत्ता पक्ष है उसके साथ हूँ। तो फिर मैं हूँ कौन? मेरी एक पृथक सत्ता है कि लोग सब एक तरफ और मैं एक तरफ, यानी लोग एक तरफ हैं और मैं एक तरफ हूँ। पूछिए कि मैं कौन हूँ? अब आप ही समझ लीजिए कि मैं कौन हूँ? मैंने कोशिश की थी कि कुछ कहूँ उनसे, लेकिन जब कहा कि तुमको प्यार करता हूँ, इन पंक्तियों में रघुवीर साहब वो कह रहे हैं कि मैंने कोशिश की थी कि कुछ कहूँ उनसे, यानी जो रघुवीर साहब हैं वो नेताओं से कह रहे हैं, नेताओं से जो जनता है उसकी बात कह रहे हैं कि मैं अगर उनसे बात करता हूँ कि कुछ कुछ भी, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि तुम्हें प्यार करता हूँ, कि मैंने नेताओं से कहा कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ, आपको मैं प्यार करता हूँ, यानी आपके जो दायित्व हैं उनका मैं निर्वहन करूँगा। तो फिर क्या होता है आगे देखिए कि मेरे शब्द एक लहरियात दोगाना बन, उकड़ू बैठे लोगों पर भिनभिनाने लगे। यानी ये जब बातें जब लोग सुनते हैं, तो फिर उन्हीं लोगों पर कोई असर नहीं होता, यानी जो जनता के ही लोग हैं, जनता में से ही कुछ लोग जो नेताओं की तरफ हैं, फिर वो लोग मेरी ही बात का हँसी पात्र उन उन लोगों के बीच मैं हँसी पात्र बनता हूँ। फिर कुछ लोग उठे बोले कि आइए तोड़ें पुरानी फिलहाल मूर्तियाँ। यानी फिर कुछ लोग उठे, जब बात चल रही थी, जब मैंने ये बात कही, तो उसमें से कुछ लोग उठे और फिर वो कहते हैं कि चलो आइए तोड़ें फिलहाल कुछ मूर्तियाँ। तो जो मूर्तियाँ तोड़ने की बात है, यहाँ पर जो मूर्तियाँ तोड़ने से अर्थ है, वह है पुरानी परंपरा हैं, जो नियम चल रहे हैं, उन नियमों को तोड़ते हैं और एक नया नियम गढ़ेंगे। तो झोले में बंद कर एक नई मूर्ति मुझे दे गए। यानी उन्हीं लोगों में से यानी उन्हीं नेताओं ने ये बात सबके सामने बोल कर के आइए जो विश्वास हैं, जो नीतियाँ हैं, जो पुरानी धारणाएँ हैं उनको तोड़ते हैं और फिर अकेले में मुझे एक झोले में नई मूर्ति दे गए। यानी एक मुझे नया विश्वास और दे गए कि आप इसको लीजिए और इसका प्रचार कीजिए। यानी कि आप ही देखिए जो कवि नहीं है, अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और ढाता हूँ और आप कहते हैं कि कविता की है। फिर रघुवीर साहब कह रहे हैं कि आप लोग ही बताइए कि मैं एक कवि हूँ, मैं साहित्यकार हूँ, मेरा काम ये थोड़ी है कि मैं कोई विश्वास या नीति ये सब बनाता फिरूँ या इनके प्रचार-प्रसार करूँ।
मैं तो एक कवि हूँ, मैं तो सिर्फ़ आपकी जो आवाज़ है, यानी जो व्यक्ति के नैतिक दायित्व है, मैं तो सिर्फ़ उन्हीं का निर्वहन करता हूँ और उसी को मैं कविता कहता हूँ। और आप लोग कहते हैं कि आपने कविता की है। क्या मुझे दूसरे को तोड़ने की फुर्सत है? यानी फिर रघुवीर साहब कहते हैं, क्या मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं ये मान्यताएँ, आस्थाएँ हैं जो आपकी, ये इनको तोड़ूँ या इनसे मैं सरोकार रखूँ। ठीक है? तो अब भावार्थ देखिए कविता का। भावार्थ है कि रघुवीर साहब ने अपने काव्य संकलन के इस आरंभिक वक्तव्य में साहित्यकार की स्थिति को स्पष्ट करते हुए आरंभ में ही सभी प्रबुद्ध शिक्षित वर्गों और रचनाकारों की ओर से रचनाओं से क्षमा मांग ली है, नेताओं से क्षमा मांग ली है। उनका अभिप्राय यही है कि शिक्षित जनों की अलग जिंदगी है, अतः नेता लोग हमें क्षमा करें। सरकार के या विरोधी पक्ष के नेताओं के हितों के लिए लड़ना या उनकी तरफ से कर्तव्य परे करना कार्य करना नहीं है। साहित्यकार और लिखने पढ़ने में लगे रचनाकार या प्रबुद्ध जन वह यथार्थ की विसंगतियों के प्रति जागरूक होकर प्रतिक्रिया तो देते हैं, लेकिन वे भीड़ के कायल नहीं हैं। वे अपनी लिखाई पढ़ाई या साहित्य सृजन के लिए जीते हैं। यानी नेता क्षमा करें, ये शीर्षक है, तो उसी शीर्षक का पूरा अभिप्राय क्या है? यानी वो कहते हैं कि हम शिक्षित लोग और जो हम शिक्षित लोग हैं, हम जो साहित्यकार हैं, हमारा काम सिर्फ़ इतना ही है कि समाज में जो हमें यथार्थ दिखेगा, समाज में जो हमें स्थिति दिखेगी, हम सिर्फ़ उनको जागरूक होकर देख सकते हैं और साथ ही बता सकते हैं कि यहाँ पर आप ये कर सकते हो, यहाँ पर आप ये काम कर सकते हो। हमें भीड़ का कायल नहीं बनना है, ना ही हम भीड़ का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, ना ही हमें भीड़ की ज़रूरत है। हमारा काम तो सिर्फ़ साहित्य सृजन का है, यानी लिखने-पढ़ने का ही है। ठीक है? नेक्स्ट देखिए कि वे पूछते हैं कि साहित्य भाषा शिल्प या लिखने पढ़ने से अलग मुझे दूसरों को तोड़ने की फुर्सत कहाँ है। रघुवीर साहब अपने आसपास के समाज और लोगों के अनुभवों के रूप में अभिव्यक्त करना नहीं चाहते। वर्तमान यथार्थ की जटिलता के विषय में नेता और जनता के बीच अपना रिश्ता स्पष्ट करते हुए वे स्वीकार करते हैं कि वे नहीं है, उससे किसी गरीब जनता की भूख नहीं मिट सकती है, ना ही अभावग्रस्तता का गनीमन माहौल बदल सकता है। वे आकाशीय मायावी या रूहों के किसी चमत्कार से भी इनकार करते हैं। वे लोगों के इस भ्रम को भी दूर करने में अपनी व्यवस्था व्यक्त करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है कि इस स्थिति को स्पष्ट करना किसी अनपढ़ गरीब के स्वप्न, निर्मित हुए भ्रम और इच्छाओं, आकांक्षाओं का टूटना है, अर्थात वास्तविकता का सामने आना है। भ्रम के टूटने का स्वप्न भंग के कारणों और उसके परिणामों के बीच स्वप्न की तलाश की प्रक्रिया भी कवि को निरर्थक लगती थी। लोकतांत्रिक संस्थाओं का विपरीत आचरण और सामाजिक विषमताएं संवेदनशील व्यक्ति के मन में अस्वीकार और अविश्वास पैदा करती हैं। छद्म का उद्घाटन रघुवीर साहब समकालीन कवियों से अलग करता है। सॉरी दोस्तों। जहाँ साधारण लोग एक छद्म को समझ नहीं पाते और भ्रम में रहते हैं, वहाँ वह अस्वीकार करता है। रघुवीर साय कहते हैं कि वे जनता से प्यार करते हैं, तो उसके जनता से आत्मीयता दिखाने वाले कथनों को नेताओं ने इतना भ्रष्ट कर दिया कि उसमें पेशेवर झूठी आत्मीयता झलकती है। समाज में प्रचलित पाखंड नेताओं, अनपढ़ नेताओं के नेतृत्व ने संचार और प्रचार के माध्यमों के द्वारा भाषा की रचनात्मकता को बने बनाए दिखावटी जुमलों, मुहावरों के में सांचे में ढालकर उसका व्यवसायीकरण कर दिया था। इनकी भाषा में व्यक्तिगत उत्कृष्टता खो चुकी, ईमानदारी के साथ कहना चाहता है, लेकिन लोग उसका कुछ और ही अर्थ निकाल लेते हैं। यानी जो अब तक जो कवियों की जो बात चलती आ रही थी, तो उन्होंने कवियों के बारे में भी वो प्रश्न उठाते हैं, यानी जो साहित्यकार हैं, उनके बारे में भी वो प्रश्न उठाते हुए कहते हैं, उनकी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। वो कह रहे हैं कि अब तक जो ढर्रा बन गया है कि कवि जो कविता करता है, तो लोग सिर्फ़ उसका उपहास ही उड़ाते हैं कि ये क्या कविता की है, आप तो सिर्फ़ सत्ता के पक्ष में ही बोलते हैं या उन्हीं को खुश करने के लिए जो कविताएँ लिखते हैं। तो इस बात को, इस मुहावरे को भी वे तोड़ने की बात करते हैं। संवेदनशील रघुवीर साय और कुछ लोगों के बीच असामंजस्य ऐसा है कि लोग कुछ और ही बोल उठते हैं। आगे इस कविता में मूर्ति तोड़ने का प्रसंग है। पहले तो नेताओं ने मूर्ति तोड़ने का आदेश दिया, इसके बाद उसकी जगह मूर्ति स्थापित करने को दे दी। यानी पहले तो नेता लोग हैं, वो पहले तो कहते हैं कि नहीं, ये परंपरा हम तोड़ेंगे या ये मूर्ति तोड़ेंगे। मूर्ति के रूप में उन्होंने परंपरा को ही लिया है, जो नियम चल रहे हैं उनको लिया है। लेकिन बाद में वही नेता कहते हैं कि उसकी जगह एक नई मूर्ति दे जाते हैं, एक नया विचार दे जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि
उन्होंने नकली ढोंगी जैसों का पाखंड और मूर्खता का नकली छद्म विरोध किया, उनका विरोध निरर्थक रहा। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि मूर्ति भंजन और स्थापना की प्रक्रियाओं से ऊब कर जब रघुवीर साहब कहते हैं कि देश के लोगों और नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि मैं हूं। रघुवीर साहब जनता के साथ अलग संवाद युक्त भाषा की खोज करना चाहते हैं। आगे की काव्य पंक्तियां अपनी मूर्ति बनाता हूं और ढहाता हूं और आप कहते हैं कि कविता की है। इनके वक्तव्य को समझने में रघुवीर साहब के काव्य संकलन आत्महत्या के विरुद्ध के आरंभ में उनके वक्तव्य की कुछ पंक्तियां सहायक हैं। तो देखिए, जब भूमिका में ही हमने भूमिका पढ़ी थी तो उसमें यही वो रघुवीर साहब वो कहते हैं कि नेता और अनपढ़ मीडिया के प्रति मेरा यही रवैया है और वह संकटकालीन रवैया कह लीजिए कि वह फिजूल है। ऐसे फतवे संकट से भागने के बहाने हैं। वह जरूरी है पर मैं भी अपने लिए बहुत जरूरी हूँ, अपनी उस कला के लिए जिसमें मैं अपनी मूर्ति बनाता हूँ और ढाता हूँ और आप कहते हैं कि कविता की है। समाज को बदलने के लिए वे यह मानते हैं कि उनका मुख्य कार्य अभिव्यक्ति तक सीमित है। ठीक है, तो विशेष है इस कविता का, विशेष देखिए कि वैचारिकता और सांकेतिकता, भाषा की सादगी और गद्यात्मकता इस कविता की विशेषता है। इसमें उन्होंने लोकतंत्र के कथित परोपकार नेताओं पर व्यंग किया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो नेता क्षमा करें ये कविता हमने देखी, तो इसका मैंने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और जो विशेष है वो मैंने सभी बिंदुओं पर आपकी दृष्टि डाली है। अब नेक्स्ट कविता है हमारी, वह है अपने आप और बेकार। तो आइए हम इस कविता को देखते हैं कि अपने आप और बेकार। ये बात जब सबसे पहले इसका हम संदर्भ और शीर्षक देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो संदर्भ और प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां नई कविता व दूसरा सप्तक काव्य आंदोलनों के प्रमुख कवि रघुवीर साहब द्वारा रचित हैं, जो रघुवीर साहब की प्रसिद्ध काव्य कृति आत्महत्या के विरुद्ध में अपने आप और बेकार नामक कविता शीर्षक से संकलित हैं। प्रसंग है इसका कि इस कविता में उन्होंने व्यवस्था के खोखलेपन का उपहास करते हुए रघुवीर जी साधारण जीवन को पूरी तरह व्यर्थ बताते हैं। ठीक है, तो इस कविता का प्रतिपाद्य क्या है वह देखिए, प्रसंग क्या है कि इस कविता में उन्होंने व्यवस्था के खोखलेपन का उपहास करते हुए रघुवीर जी की साधारण जीवन को पूरी तरह व्यर्थ बताते हैं। तो अब देखिए, अब आप बात करें हम कविता की, तो कविता में देखिए कविता का सबसे पहले जो शीर्षक है, अगर आप कविता का शीर्षक समझ लोगे तो आपको आधी से ज्यादा कविता ऐसे ही समझ आ जाती है। तो कविता का शीर्षक है अपने आप और बेकार। तो ये अपने आप और बेकार से क्या अभिप्राय है? जो रघुवीर साहब वो कहना चाह रहे हैं कि समय ऐसा है, स्थितियां ऐसी हैं कि ना हम कुछ कर सकते हैं, ना सत्ता पक्ष हमारी कोई बात सुन रहा है, तो साथ ही जो जनता का हाल है वो भी बेकार है और अपने आप में मैं भी कुछ बेकार सा ही हूँ। ठीक है, तो देखिए कि पंक्ति कि यही मेरे लोग हैं, यही मेरा देश है, इसी में रहता हूँ, इन्हीं से कहता हूँ अपने आप और बेकार। यानी रघुवीर साहब कह रहे हैं अपने आप और बेकार कविता में सबसे पहले वो जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं और अपने को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यही मेरे लोग हैं, यही मेरा देश है, यानी यही मेरे लोग हैं, ये जनता यही मेरे लोग हैं और यही मेरा देश है, इसी में रहता हूँ, इन्हीं से कहता हूँ, यानी इन्हीं लोगों में मैं भी रह रहा हूँ और फिर भी मैं इन्हीं लोगों से कहता हूँ अपने आप और बेकार। यानी स्थितियां ऐसी हैं कि मैं भी बेकार हूँ और आपके भी जो अधिकार हैं वह उनका भी कुछ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए कि लोग चारों तरफ हैं, मार तमाम लोग खुश और असहाय, उनके बीच में सहता हूँ, उनका दुख अपने आप और बेकार। यानी चारों तरफ देखिए तमाम लोग हैं, भीड़ है, उस भीड़ में भी कुछ लोग खुश हैं, कुछ असहाय हैं, उनके बीच में सहता हूँ, उनका दुख अपने आप और बेकार। और मैं उन्हीं लोगों के बीच रहता हूँ, उनकी संवेदनाएं सुनता हूँ, उनके दुखों को सुनता हूँ, जो परेशान लोग हैं, असहाय लोग हैं, तो फिर और दुखी होता हूँ। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये पंक्तियां व्याख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप जरूर देख लीजिए, इनसे व्याख्या पूछी जा सकती है, व्याख्या में ये पंक्तियां आ सकती हैं। देखिए कि देश की व्यवस्था का विराट वैभव व्याप्त है चारों ओर, एक कोने में दुबक ही तो सकता हूँ, सब लोग जो कुछ रचते हैं उसमें केवल अपना मत नहीं तो ही दे सकता हूँ, मैं वह मैं करता हूँ, किसी से नहीं डरता हूँ, अपने आप और बेकार। यानी जो देश की व्यवस्था का विराट वैभव व्याप्त है चारों ओर, यानी जो देश में सत्ता है, सत्ता का चारों तरफ वैभव है, उसकी जो अधिकार हैं वो उन्होंने
अपने अधिकार इस तरीके से बढ़ा रखे हैं सत्ता ने कि सभी तरफ उसका ही बोलबाला है। उसमें उन अधिकारों में एक कोने में दुबक ही तो सकता हूँ, यानी मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ़ उसमें दुबक ही तो सकता हूँ और मैं मेरे पास ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो लोग मेरी बात सुनें या वो कुछ ऐसा करें। सब लोग जो कुछ रचते हैं उसमें, यानी जो सब साहित्यकार रच रहे हैं, जो विद्वान जन अपनी-अपनी बात उसमें कहते हैं, उसमें केवल मैं अपना मत नहीं ही तो दे सकता हूँ। यानी अगर मैं उसमें भी अपना मत नहीं दे रहा हूँ, तो वो इस प्रकार से विरोध भी कर रहे हैं। यानी अगर मैं मत नहीं दूँगा तो कम से कम इससे मेरा विरोध तो साबित होगा। वह मैं करता हूँ और वह मैं कर रहा हूँ, किसी से नहीं डरता हूँ, अपने आप और बेकार। ठीक? तो अब भावार्थ देखिए इस कविता का कि मौजूदा समय और समाज से लोगों के तीव्र मोहभंग को महसूस करते हुए रघुवीर सहाय यह कहते हैं कि यही लोग हैं जो देश की निरंतर विभाजित आर्थिक, सामाजिक और नैतिक परिस्थितियों के बीच रहते हैं। उनके चारों ओर लोग ही लोग हैं, लेकिन बिगड़ती हुई स्थितियों के बीच के किसी भी विचारधारा से अपना कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाते। लोग चाहे खुश हैं या असहाय हैं, लेकिन जिंदा रहने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब बेकार उतना व्यर्थता बोधक शब्द नहीं रहा। अंतिम शब्द बेकार यहाँ इसलिए अलग प्रकार है, क्योंकि इसके पहले की पंक्ति में चारों तरफ के लोगों के परे दुख को अनुभव और उसे सहने की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों? तो जो बेकार शब्द है, वो व्यर्थता बोध शब्द नहीं रहा है। एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो वो शब्द और जो बेकार शब्द है उसकी उन्होंने सार्थकता को व्यक्त किया है, न कि उसके व्यर्थ बोध के रूप में। ठीक? नेक्स्ट देखिए कि सबसे खतरनाक है लोगों का खुद को बदलने को तैयार हो जाना और स्वयं को शासन के अनुकूल कर लेना। यानी सत्ता की अगर सबसे ज्यादा जो खराबी है लोगों के बीच वो यही है कि लोग अगर शासन में कोई है, उसने कोई प्रस्ताव निकाला या कोई उन्होंने बात कही, तो उसको वो बदलने के लिए नहीं सोचते या उसका विरोध करने के लिए नहीं सोचते, बल्कि उसी के अनुसार यानी शासन के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। कवि का यह देखते हुए जीवित रहना कि अन्याय उसके प्यारे देश की देह खा रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी यातना है। वह अकेला और बेकार महसूस करता है क्योंकि वह जनता के भी विरुद्ध होता है। उस जनता के जो उसकी है, उस देश की जनता जो उस देश है, उसका देश है, उनका दुख वह सहता है और वह दुख व्यर्थ लगता है। ठीक? नेक्स्ट देखिए कि यही मेरे लोग हैं, यही मेरा देश है, इसी में रहता हूँ, इन्हीं से कहता हूँ अपने आप और बेकार। लोग 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 चारों तरफ हैं तमाम लोग खुश और असहाय, उनके बीच में सहता हूँ उनका दुख अपने आप और बेकार। इस समय देश की व्यवस्था के विराट वैभव के बीच क्या किया जा सकता है? इतना तो कर ही सकते हैं कि जो उसमें सहमत न हो, यानी जो लोग उस विराट सत्ता से सहमत नहीं है, तो उनके पास सिर्फ एक ही चारा बचता है। वो क्या है कि सब लोग जो कुछ रचते हैं उसमें केवल अपना मत नहीं ही तो दे सकता हूँ। यह मत नहीं देना भी बेकार लगते हुए भी कर्तव्य है। खुद को जीवित रखने और देश को जीवित रखने का कर्तव्य है। कभी सभी पार्टियों या दलों को कहीं नहीं रखते हैं कि देश की पारदर्शी व्यवस्था चारों ओर तंग हाल दिखती है। उसके सामने वे किसी कोने में दुबक सकते हैं। वे साहित्य को किसी भी तरह सामाजिक परिवर्तन में सहायक नहीं मानते। अब विशेष देखिए, विशेष क्या है? तो भाषिक संरचना की दृष्टि में बिल्कुल सीधे सपाट शब्दों को गद्य सरीखे वाक्यांशों में बांधा गया है। सूचनात्मक अखबारी भाषा का प्रयोग हुआ है। आरंभ की पंक्तियों में शब्दों का दोहराव और आप बेकार का दोहराव आप ही हर अनुभव की व्यर्थता का बोध कराता है। ठीक? नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट कि महानगर जहाँ यांत्रिक सभ्यता के अधीन लोग खुद में बंद रहने के लिए मजबूर हैं, वहाँ तमाम लोगों के बीच भी ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति किसी अजनबी जगह में हो। यही इस कविता की संवेदना है। ठीक? अब देखिए जो हमारी नेक्स्ट कविता है वह है लोकतंत्री मृत्यु। ठीक है? तो लोकतंत्री मृत्यु में इस आवाज को उन्होंने और तेजी से उठाया रघुवीर साय जी ने कि जो लोकतंत्र है उसका क्षय हो रहा है। लोगों के जो अधिकार हैं, जो मानवीय अधिकार हैं लोगों के पास जो थे, उनको उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है और साथ ही लोगों को और भी धमकाया जा रहा था। क्योंकि ये समय हुआ था जब इंदिरा गांधी ने जब आपातकालीन लगाया। आपातकालीन लगाने के बाद जो विपक्ष के नेता थे,
उनको जबरदस्ती नज़रबंद किया गया, उनको जेलों में डाला गया, उनका कुछ पता नहीं है। तो उसी बात को लेकर जो लोकतंत्र की मृत्यु कविता है यह लिखी गई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका प्रसंग और संदर्भ देखें। तो संदर्भ तो पूर्ववर्ती रहेगा जो हमने पहले देखा है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां नई कविता और दूसरा सप्तक काव्य आंदोलनों के प्रमुख कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित हैं, जो रघुवीर सहाय की प्रसिद्ध काव्य कृति आत्महत्या के विरुद्ध में लोकतंत्री मृत्यु नामक कविता शीर्षक से संकलित हैं। प्रसंग है इसका कि कवि रघुवीर सहाय ने लोकतंत्री मृत्यु शीर्षक कविता में यह बात कहने का प्रयास किया है कि राजनीति के कारण सब लोग भयभीत हैं, आतंकित हैं, अपराधीपन का भाव लिए हुए हैं। ठीक है, अब व्याख्या देखिए, व्याख्या क्या है। ओ सॉरी, उससे पहले हम कविता पढ़ते हैं, कविता पाठ करके हम थोड़ा समझते हैं। तो देखिए इस कविता में कि दिल्ली के बसंत का वह एक विशेष दिन था, यानी दिल्ली की बात सबसे पहले उन्होंने जो चर्चा की है वो दिल्ली की है कि दिल्ली में कोई घटना घटती है उसके उसके बारे में, कि दिल्ली के बसंत का वह विशेष दिन था, यानी बसंत ऋतु है और दिल्ली में एक विशेष दिन है। वह दिन क्या है कि गर्मी थी और हवा थी जो धूप को उड़ाए लिए जाती थी। मौलश्री के बड़े से पेड़ तले छांव का छितरा हुआ घेरा था, यानी मौलश्री का जो पेड़ है उसकी एक जगह छांव थी, वो उसी में लोग सामने लहराते 1000 फूलों के रंग से डरकर सिमटे हुए लोग उसमें बैठे थे मृत्यु की खबर की प्रतीक्षा में। यानी कोई घटना घट जाती है, उसके बाद सड़क के किनारे एक मौलश्री का पेड़ है, उसकी थोड़ी सी छांव है, उसमें लोग बैठे हुए हैं और साथ ही इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि जो मृत्यु की खबर है वो कितनी देर में आएगी, यानी क्या वहां पर मृत्यु हुई है, घटना घटी है, उसी का ब्यौरा जानने के लिए लोग वहां पर बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए रघुवीर साहब की इन पंक्तियों में कि एक झीना सा पर्दा था दोनों के बीच, यानी एक पर्दा था, यानी एक बिल्कुल पतला सा पर्दा था उन दोनों के बीच। किन दोनों के बीच? लोगों के और मौसम के, यानी बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु भी परिवर्तन का मौसम है और साथ ही लोग लोग हैं उनके बीच जो परिवर्तन चल रहा है, तो इन दोनों के बीच एक पर्दा है। ठीक है, कालातीत समय चारों ओर से घिर आया है, यानी जो पिछला समय जो चल रहा था अब वो समय पूरी तरह से चारों तरफ से घिर आया है। न जीवन था उसमें न मृत्यु थी, यानी इस जो अब तक जो समय चल रहा था न तो उसमें जीवन ही है न मृत्यु हुई है, क्योंकि लोगों को जो मानवीय अधिकार हैं वो उनसे छीन लिए जा रहे हैं, तो ऐसे आदमी जिंदा भी क्या रहेगा। सिर्फ बेहिसाब असंगतियों की एक धड़कती सत्ता, यानी इन सब असंगतियों के बीच एक केवल मात्र चल रहा है तो वह धड़कती सत्ता ही है। यानी इस सब के बीच जो ये सब हो रहा है, इतनी असंगतियां बेहिसाब फैल रही हैं, लोकतंत्र का इतना मजाक उड़ाया जा रहा है, उस सब के बीच सिर्फ सत्ता का ही बोलबाला है। कासमास फूल की खुली आंखें, यानी फूल की जो कासमास फूल है उसकी जो पंखुड़ी है वो खुली हुई है, ऐसे ही लोगों की आंखें भी खुली हुई है, लोग भी ऐसे ही देख रहे हैं। अंदर से बाहर को देखने लगी और धूप ने उठा रंगों को मनमानी जगह रोप दिया। नेक्स्ट देखिए कि इस नई सृष्टि में उठती गिरती हैं कोई चीज दूर, घर के भीतर एक थुलथुल राजनीतिक देह में, यानी इस सृष्टि में अगर कोई चीज गिरती उठती है, यानी कोई मूल्य कोई विचार जब उठता गिरता है, तो घर के भीतर एक थुलथुल राजनीतिक देह में, यानी जो घर के भीतर जो नेता रहते हैं उनकी जो शरीर है या उनके विचार में जो भी गतिशील है वो अपनी ओर से जीने के लिए लड़ता है, यानी जो भी लोग हैं वो जीने के लिए ही लड़ रहे हैं। अपराधी से आते हैं राज्य मुख्यमंत्री विधायक, यानी जो सत्ता में जो प्रतिनिधि हैं वह लोग आते हैं जनता के बीच, तो ऐसे आते हैं जैसे वो अपराधी हों, जैसे उसी में उनका भी हाथ हो, यानी जो अपराध हो रहे हैं, जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इनमें उनका भी हाथ हो, और बक्से हुए से चले जाते हैं, यानी वो जनता के बीच आते हैं, जनता की सुनते हैं और कुछ भी नहीं कहते और ऐसे चले जाते हैं जैसे वो ही गुनहगार हों। और एक बहुत बड़े पिंजरे में जोर से चीख मारता है एक मोटा सुग्गा, जैसे उसी में राज्य की जान हो। यानी एक जो मंत्री है, मंत्री समझ लीजिए या राजा जो वो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, कि वो जोर से चीखता है जैसे पूरे राज्य को जान उसी में हो, यानी राज्य का रखवाला सिर्फ वही हो। फिर वो कहते हैं कि राजा मरेगा, बजेगा इतिहास में नगाड़ा, पर यहाँ कुछ भी सुनाई नहीं देगा मैदानों में। सचिव जो देंगे जब लिख कर के सूचना, कहेंगे कि तोता गुजर गया हमारी जान में। यानी अंत में यही होगा कि ये शासन भी जाएगा, कोई दूसरे शासन में आएगा, यानी लोकतंत्र का परिवर्तन होगा। तो व्याख्या देखिए
कि शोषण के द्वारा निरंतर अधिकाधिक वैभव संग्रह करने वाला शोषक सत्ताधारी वर्ग अपने को बनाए रखने के लिए जनता के सारे अधिकार छीन लेने वाला होता है। इस भयावह स्थितियों के बीच भी विडंबना तो यह होती है कि सत्ताधारी वर्ग के जो लोग लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न करते रहे, वही संकट को प्रकट करने वाले संचार तथा अन्य माध्यमों द्वारा यह दोहराते हुए थके नहीं कि लोकतंत्र तथा देश पर खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसे में लोकतंत्र को बनाए रखना कितना कठिन होता है। रघुवीर सहाय कहते हैं कि राजनीति के कारण सब लोग भयभीत हैं, आतंकित हैं, अपराधीपन का भाव लिए हुए हैं। तब कवि कह उठा है कि घर के भीतर एक थुलथुल राजनीति देह में जो भी गतिशील है, अपनी ओर से जीने के लिए लड़ता है। अपराधी से आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधायक, बक्से हुए से जाते हैं। ठीक है, यानी जो अपराधीपन नेताओं में आ रहा था, वो जो भी प्रतिनिधि थे उनके मन में यही भाव आ रहे थे। तो आगे देखिए कि आगे रघुवीर साहब कहते हैं कि आज राजनीति में सरकार ने जनता के अधिकारों को छीनकर भारतीयों को पंगु बना दिया है। अपने मौलिक अधिकारों से वंचित जनता न तो जनता अपने विरोध में वक्तव्य दे सकती थी, न सभा कर सकती थी। अखबारों पर सेंसर लागू कर दिया गया था। दूसरी न्यूज एजेंसियों को समाप्त करके सरकारी न्यूज एजेंसी समाचार स्थापित की गई थी ताकि शासन का सीधा नियंत्रण रहे। तथा कथित सुरक्षा के नाम पर देश के 2 साल से अधिक लोग जेल में बंद कर दिए गए थे। उन्हें न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं था और यह भी जानने का अधिकार नहीं था कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है। संबंधियों को भी यह खबर नहीं थी कि वे कहाँ हैं। दर्शाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री का चुनाव, चाहे उसने कितना भी खुलकर भ्रष्टाचार क्यों न किया हो, अदालत में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह पद लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ऊपर है। जनता के प्रतिनिधि वे संसद सदस्य थे जिन्होंने इसका विरोध किया, जेल में बंद कर दिए गए। पूरा देश जैसे इंदिरा गांधी की हिरासत में बंद कर दिया गया हो। इस भयप्रद स्थितियों को के बोलने पर तो पाबंदी थी, लेकिन इंदिरा गांधी उन दिनों रोज ही यह उद्घोषणा कर रही थी कि लोकतंत्र पर खतरा है। वे लोकतंत्र की रक्षा करना चाहती हैं। कवि रघुवीर सहाय ने इस राजनीतिक अवस्था प्रस्तुत करते वक्त कहा है। तो विशेष में देखिए कि कविता में दिल्ली में हुई घटना का वर्णन किया है। कविता की भाषा अखबार की भाषा प्रतीत होती है। कवि ने जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से तत्कालीन सत्ता पर व्यंग किया है। ठीक। अब नेक्स्ट कविता है हमारी, वह है नई हंसी। ठीक है दोस्तों, तो अब नई हंसी जो कविता है, ये किस नई हंसी की बात की गई है। तो सबसे पहले हम इस कविता के संदर्भ और प्रसंग की बात करते हैं कि इस कविता का कथ्य क्या है। तो आइए देखते हैं। संदर्भ तो हमारा वही रहेगा जो अब तक हम उन कविताओं में देखते आए हैं। तो देखिए संदर्भ कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां नई कविता व दूसरा सप्तक काव्य आंदोलनों के प्रमुख कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित हैं। जो रघुवीर सहाय की प्रसिद्ध काव्य कृति व कविता आत्महत्या के विरुद्ध में नई हंसी नामक कविता शीर्षक से संकलित है। ठीक है, प्रसंग देखिए कि इस कविता में लोक संस्थानों और मंजरी उनके प्रचार की ओर से भ्रष्ट करने वाले जनप्रतिनिधियों के स्तरहीन चरित्र और उनके खोखलेपन पर कटाक्ष किया गया है। यानी जो इस कविता में अगर आप देखोगे तो इस कविता में उन चीजों पर बात की गई है जो जनता की जो जो सॉरी सरकार की जो संस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनको जो चला रहे हैं, उन लोगों के बीच जो उन्होंने पाखंड रच रखा है, उन लोगों की जो संवेदनशील नहीं है व्यक्ति, उन्हीं लोगों की इसमें बात की गई है कि जो जनता की समस्याएं बोली जाती हैं, मीडिया जब उनसे सवाल करती है तो वो सिर्फ हंसीते ही हैं। और ये नई हंसी है, और इस नई हंसी के क्या तात्पर्य है, आइए हम देखते हैं कविता के माध्यम से। कि महासंघ का मोटा अध्यक्ष धरा हुआ गद्दी पर खुजलाता है उपस्थित सर नहीं। यानी जो महासंघ का मोटा अध्यक्ष, यानी किसी पार्टी का अध्यक्ष है या कोई मंत्री है, वो मंत्री बैठा हुआ है तो वो खुजलाता है, धरा हुआ गद्दी पर खुजलाता है उपस्थ सर नहीं। यानी जो मंत्री बैठा हुआ है वो अपना सर नहीं खुजा रहा है, बल्कि अपनी कमर को खुजा रहा है। हर सवाल का उत्तर देने से पेशतर 20 बड़े अखबारों के प्रतिनिधि पूछें 25 बार क्या हुआ समाजवाद। यानी दोस्तों इसमें जो
नेहरू जी ने जो शासन में जो समाजवाद की धारणा ली हुई थी कि हम हमारे देश में समाजवाद को लेकर आएंगे, जिसमें लोगों का हित होगा, लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी, लोगों का राज्य होगा। तो इसी बात को जब अखबार भी यानी जो मीडिया के लोग हैं, तो जब मीडिया के लोग मंत्री से सवाल करते हैं कि उस समाजवाद का क्या हुआ, तो वह महासंघपति से 20-20 सवाल पूछ रहे हैं, यानी 20 बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि समाजवाद का क्या हुआ। तो फिर आगे देखिए कि कहे महासंघपति 25 बार हम करेंगे विचार, यानी वो मंत्री है वो कह रहा है कि हाँ हम विचार करेंगे। अब विचार क्या करोगे, जो जी बात तो तुम पहले से बोलते आए हो। आंख मारकर 25 बार वह 25 बार हम हंसे बीच अखबार, यानी इस बीच जो आंख मारकर वो ये बात कह रहे हैं कि हाँ हम विचार करेंगे, तो इसी में जब जब वो हंसी हंस देते हैं थोड़ी सी, तो फिर जो साथ में जो पत्रकार लोग हैं वो भी उन्हीं के बीच में हंसने लगते हैं। यानी दोनों लोग, एक तरफ जो पत्रकार लोग हैं, जो मीडिया वर्ग है वो, और जो सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, दोनों हंस रहे हैं आपस में। एक नई ही तरह की हंसी है यह, यानी अब रघुवीर साय कह रहे हैं कि यह हंसी एक नए तरह की है, जो आपस में जो दोनों लोग हैं, यानी नेताओं का काम है काम करने का, और जो मीडिया है, जो पत्रकार लोग हैं, उनका काम है उनसे सवाल करने का, यानी उनसे पूछने का पूरा अधिकार है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो ये दोनों लोगों में जो काम है, ये लोग अपने कामों को भूलकर आपस में हंसी हंस रहे हैं, यानी जैसे दोनों ने आपस में साठ गांठ कर ली हो, या दोनों को कुछ चल रहा हो। ठीक है। तो इस नई तरह की हंसी यह है कि पहले भारत में सामूहिक हास्य परिहास तो नहीं ही था, यानी पहले भारत में ऐसा तो नहीं ही था कि अगर कोई गंभीर बात की जा रही हो उसमें लोग हंस रहे हों और सामूहिक रूप से सभी हंस रहे हों। जो आंख से आंख मिला हंस लेते थे, इसमें सब लोग दाएं बाएं झांकते हैं, यानी पहले लोग जब हंसते थे तो सब लोग आंख से आंख मिलाकर हंसते थे, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन जब ये हंसी आई, जो नई प्रकार की हंसी है, इसमें लोग दाएं बाएं झांकने लगते हैं, यानी जैसे ही हंसी होती है तो फिर वो एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाते, और यह मुंह फाड़कर हंसी जाती है। और ये हंसी है, जो नई प्रकार की हंसी है, ये मुंह फाड़कर हंसी जाती है। राष्ट्र को महासंघ का यह संदेश है, यानी अब वो राष्ट्र है, यानी जो देश है, देश को उस मंत्री का यह संदेश है। क्या संदेश है इस बात से, कि जो मंत्री है वो क्या कह रहा है कि जब मिलो तिवारी से हंसो क्योंकि तुम तिवारी हो, जब मिलो शर्मा से हंसो क्योंकि वह भी तिवारी है, जब मिलो मुसद्दी से तो खिसे आओ, जात पात से परे रिश्ता अटूट है राष्ट्रीय झेप का। यानी जो मंत्री है उससे सवाल किया गया था कि समाजवाद का क्या हुआ, लेकिन वह उत्तर में पहले हंसता है, दोनों लोग हंसते हैं, फिर जब जवाब भी दे रहा है तो क्या कह रहा है। एक तो उन्होंने सवाल किया कि समाजवाद क्या है, उसका क्या हुआ, लोगों के राज्य का क्या हुआ, लोगों लोगों की जो सेवाएं करनी थी उसका क्या हुआ, जो नीतियां चल रही थी उनका ढंग से कारोबार नहीं हो रहा है, लोगों तक सेवाएं नहीं पहुंच रही हैं, उनका क्या हुआ। तो उसमें जो मंत्री है वो क्या जवाब दे रहा है, कि मंत्री का जो संदेश है राष्ट्र को वह क्या है, कि जब मिलो तिवारी से तो हंसो क्योंकि तुम तिवारी हो, जब मिलो शर्मा से तो हंसो क्योंकि वह तिवारी है, जब मिलो मुसद्दी से तो खिसे आओ, जात पात से परे रिश्ता अटूट है राष्ट्रीय झेप का। यानी उस समाजवाद के बदले में उन्होंने जो दिया हुआ है, वह क्या दिया हुआ है, तो उन्होंने वो जातिवाद दे दिया। इसमें अगर आप देखोगे तो उन्होंने जातिवाद और धर्मवाद ये सब बातें वो कर रहे हैं, लेकिन जो मेन बात है वो बात नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो भावार्थ देखिए इसका, कि इस कविता में लोक संस्थाओं और मंजरी उनके प्रचार के और उसे भ्रष्ट करने वाले जन प्रतिनिधियों के स्तरहीन चरित्र और उनके खोखलेपन पर कटाक्ष किया गया है। इस निरंकुश वर्ग की नई हंसी बहुत कुटिल और अमानवीय थी। इस हंसी या अट्टहास को कवि रघुवीर जानते थे, इसीलिए व्यंग्यात्मक लहजे में कहते हैं, नेताओं के पास मीडिया, मीडिया के सभी अलग अलग अंग मीडिया से बंधे हैं। यहाँ जनता उसके अधिकारों और प्रश्नों को कोई समझने वाला या देखने सुनने वाला नहीं है। जनता के प्रति सहानुभूति रखने वाला कोई भी बात खो चुका है। रघुवीर साय के अनुसार लोकतंत्र आदि अपनी उपयोगिता और प्रासंगिकता पाते जा रहे हैं। महासंघपति जैसे नेता और जागरूक दिखने वाले बेशर्म हंसी हंसते थे। इस नई हंसी को कवि त्रासदी और विडंबना मानता है। यानी जो ये हंसी हंस रहे हैं नेता लोग, और जो मीडिया के जो जागरूक लोग हैं वो भी इसमें उनके साथ हंस रहे हैं, तो इसी बात को जो कवि है वह उनकी विडंबना और मान रहा है। कवि के अनुसार इससे पहले के जमाने में इतना खोखलापन और दिखावा नहीं था। लोग आपस में मिलकर निष्कपट हंस लेते थे।
लेकिन अब उन्हें चारों ओर अजब बेबसी और मजबूरी का वातावरण दिखता है। लोग दाएं बाएं झांकते थे। कवि के अनुसार नेताओं के वक्तव्य भी कूटनीतिक चालें हैं, जो कोई सही गलत नहीं देते। निरर्थक नामों उपनामों के सहारे झूठी हमदर्दी बटोर कर जनता को गुमराह किया जाता था और बनावटी हंसी में सब नहीं पाया जाता है। रघुवीर साय इस हंसी के कारण को समझते हैं और सावधान करते हैं, नेता भी खुद से ही जुड़े हैं। ठीक है। इस कविता में जो विशेष बिंदु हैं उनको देखिए कि यहाँ कवि ने नेताओं और जनता जनप्रतिनिधियों पर बोलचाल की भाषा में व्यंग्य किया है। साथ ही हंसी आदि शब्द बार बार आवृत्ति बनकर बनावटी हंसी की असलियत को स्पष्ट करती है। भाषा की सादगी और लगभग सपाट गत्यात्मक दृष्टव्य है। यह कविता जिस यथार्थ को हम देखते सुनते हैं, उस अनपढ़ गंवार के कारणों को जानने व पहचानने के में स्वीकृति परिणाम था। भ्रष्ट अमानवीय नास्तिक समस्याओं की समाप्ति होना बचाने का प्रयास है। नेक्स्ट है कि हंसी सत्ता पक्ष की संवेदनहीनता और क्रूर छद्म सहानुभूति को प्रस्तुत करती थी कि हंसी यहाँ हास्य की सृष्टि नहीं करती, अपितु समाप्ति की प्रतीक बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने रघुवीर साय की 4 कविताओं को देखा, उनका भावार्थ देखा और साथ में उनकी व्याख्या की। तो दोस्तों, अगर आपने अब जो हमारी नेक्स्ट कविता है वो है आत्महत्या के विरुद्ध। ये एक लंबी कविता है इनकी, रघुवीर साय जी की। तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो जल्द ही इसका भी वीडियो आएगा। तो उसमें हम इस कविता की बात करेंगे, और क्योंकि ये आत्महत्या के विरुद्ध कृति से ही प्रसिद्ध है, तो इस कविता की हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। तो इस वीडियो में हमने 4 कविताओं को देखा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो का आख्यान कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आपको ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मददगार साबित हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।